जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 60। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 पार्टनरशिप का लास्ट लेक्चर होगा, इसे कंक्लूड करेंगे। पार्टनरशिप हमारा एक बड़ा टॉपिक था, 3 चैप्टर्स आई के अपने इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए, खत्म हो गया आज के लेक्चर में। अब इसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक हम स्टडी स्टार्ट करेंगे और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के भी 2 चैप्टर्स हैं। लेकिन बहरहाल आज के लेक्चर में क्वेश्चन 44 की डिस्कशन करनी है। हमने केस स्टडी है आई कैप की, एक केस स्टडी हमने कल भी की थी, ये उससे कुछ मिलती जुलती केस स्टडीज है और फिर इसके बाद एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे हम चैप्टर 13 के पहले केस स्टडीज की तरफ। 44 ए बी एंड सी पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एडमिटेड डी ए माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। माइनर को जो हम कहते हैं ये एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म है। तो इसका क्या मतलब होता है कि फर्म को प्रॉफिट होगा, इससे प्रॉफिट मिलेगा, फर्म को लॉस होगा, लॉस शेयर होगा, फर्म की लायबिलिटीज ये पे करेगा, लिमिटेड होगी, पर्सनली पे नहीं करेगा। हाँ, कैपिटल में से जितना इसका हिस्सा है उस हद तक ये लायबल है, यानी इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू अमाउंट जो कि शेयर है उसका फर्म में, कैपिटल शेयर तक। डी अटेन्ड मेजॉरिटी ऑन 6 मार्च 2007। डी 6 मार्च 2007 को एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव की, और आपको पता है एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव करने के 6 महीने के अंदर अंदर उसने फैसला करना होता है। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट था कि बिकेम अवेयर के डिड नॉट बिकेम, ये क्या था बिकेम अवेयर वाला कंसेप्ट क्या था कि डेट जब वो 18 साल का हुआ वो डेट, या जिस दिन उसे पता चला कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स हूं, विच एवर इज लेटर, उस दिन से 6 महीने स्टार्ट होंगे। 6 महीने किस दिन से स्टार्ट होंगे? हाँ? जिस दिन पता चलेगा, नहीं जब पता उसको 14 साल की उम्र में चल गया तो वो 6 महीने स्टार्ट होंगे। जिस दिन पता चला या जिस दिन मेजर हुआ, विच एवर इज लेटर, विच एवर जो कम होगा नहीं जो बाद में होगा, विच एवर इज लेटर। जी भाईजान, डिसीजन कब करना होता है पार्टनर माइनर ने? जब वो मेजर हो या उसे पता चले कि मैं मेजर हूं, क्या कि वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट पार्टनरशिप है, विच एवर इज लेटर। माइनर ने कब डिसीजन करना होता है? कब डिसीजन करना होता है? विद इन 6 months ऑफ विच टाइम, विच टाइम जब उसे पता चले, जब वो मेजर हो या उसे पता चले कि बेनिफिट्स में एडमिट हुआ, विच एवर इज लेटर। उस जो लेटर है उसके 6 महीने में उसने फैसला करना है। और माइनर क्या फैसला कर सकता है? 3 में से एक, यहां कहेगा वो पार्टनर है, यहां कहेगा पार्टनर नहीं, यहां साइलेंट रहेगा। अगर वो डिसाइड करता है कि पार्टनर है तो वो पार्टनर है, लेकिन कब से? जब से वो बेनिफिट्स में एडमिट हुआ। और अगर वो फैसला करता है मैं पार्टनर नहीं हूं, तो फिर वो उस पब्लिक नोटिस के बाद से वो पार्टनर नहीं है। अब जो भी इवेंट हुए उसका जिम्मेदार नहीं है, वो लेन देन नहीं है, ठीक है। और अगर वो साइलेंट रहता है तो उसका स्टेटस एज माइनर कंटिन्यू करेगा 6 महीने तक, और 6 महीने बाद वो होल्डिंग आउट पार्टनर बन जाएगा, ठीक है जी। ये कंसेप्ट क्लियर है? ये कहानी इसी पे बेस कर रही है। कह रहे 6 मार्च को अंडरलाइन कर लें, 6 मार्च को वो मेजर हुआ। He became aware the fact that he has been admitted to the benefits of the firm on 16 अगस्त 2007। 16 अगस्त 2007 को पता चला वो मैं तो एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिटेड टू बेनिफिट्स हूं। अब 6 महीने कब से शुरू होंगे? मेजॉरिटी आर बिकमिंग अवेयर विच एवर इज लेटर। कौन सी लेटर है? 16 अगस्त से 6 महीने हमने शुरू करने हैं। गिनना लें 16 अगस्त, 16 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 16 फरवरी, 15 फरवरी कर लें, कोई इतराज नहीं। 15 फरवरी तक उसने फैसला करना है, ठीक है। चलिए आगे क्या हुआ? कह रहा बीइंग अनडिसाइडेड अबाउट द सिचुएशन ही प्रेफर्ड टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर अनाउंसिंग हिज डिसीजन अबाउट जॉइनिंग द फर्म। साइलेंट रहा वो, उसने कहा अभी मैं कुछ थोड़ा सोच लूं। सोचता रहा। 27 फरवरी आ गई। On 27 फरवरी 2008 फर्म सफर्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू एन अनफोर्सीन इवेंट। किसी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से फर्म को हैवी लॉसेस सफर करना पड़े। A, B and C informed D that on account of such losses his capital in the firm has been reduced by 40%। उसने कहा भाईजान आपका कैपिटल 40% से कम हो गया है। डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डी इन द अबव सिचुएशन। लायबिलिटी है, राइट कौन सा है?
राइट तो सिर्फ एक हो सकता है कि अगर वो अपने शेयर से ज्यादा पे कर दे तो वो दूसरों से रिकवर करवा सकता है। राइट तो सिर्फ यही हो सकता है ना। लायबिलिटी हो सकती है क्या उसका शेयर 40% कैपिटल लायबल है लॉसेस के लिए? लायबल है बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताइए, पहले तो हम ये डिसाइड कर लें उसका स्टेटस क्या है। होल्डिंग आउट पार्टनर है वो, क्योंकि 6 मंथ्स गुजर गए और वो साइलेंट रहा, तो 16 फरवरी को उसका स्टेटस एज पार्टनर हो गया, एज होल्डिंग आउट पार्टनर हो गया। अब वो फर्म का पार्टनर है, इसका मतलब है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है फ्रॉम द डेट व्हेन ही एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स। तो इसका मतलब जो लॉस हुआ 40% उसको एलोकेट किया गया, उसका कैपिटल कम किया गया, वो बिल्कुल दुरुस्त किया गया, ठीक है। और प्लस वो इसके साथ साथ फर्म के अदर डेट्स के लिए भी लायबल होगा, फर्म के अदर डेट्स के लिए भी लायबल होगा वो। क्लियर ये बात? अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर ये आग जो लॉसेस हुए हैं ये 27 फरवरी के बजाय 27 जनवरी को होते तो क्या 40% उसका कैपिटल उस वक्त रिड्यूस होता? उस वक्त भी होता, क्योंकि माइनर के कैपिटल में से हिस्सा जा सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में फिर हम ये लिखते कि ये फर्म के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं है, पर्सनली लायबल नहीं है, जो कि अब हमने क्योंकि लायबिलिटी पूछी है ना उसने, तो लायबिलिटी में हम उसे बताएंगे कि ये फर्म के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल है। क्लियर? ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट पता ना आपको क्यों कहता होता है? क्योंकि बाजू का ए भी ठीक है बी भी ठीक है और सी में कहता है दोनों ठीक है, तो फिर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डी में भी एक है, ए भी ठीक है बी भी ठीक है सी भी ठीक है और डी में कहता है ऑल ऑफ द अबव ठीक है, तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं? डी। स्टार्ट करें डिस्कशन, अटेंटिव हो जाइए। फिर पहला क्वेश्चन, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। एम्प्लॉयड अथॉरिटी, पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या क्या चीजें शामिल नहीं है? नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, एक्वायर करना, दो और बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ फर्म, यानी इन द नेम ऑफ फर्म का मतलब है फर्म के नाम से अकाउंट खुलवाए, सिग्नेटरी खुद हो। विड्रॉ सूट, विड्रॉ सूट एक्विजिशन बताओ चुका। अच्छा ठीक है, सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, शाबाश ठीक है, टू कंप्रोमाइज। यहां पे कह रहे हैं एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। इनमें से बताओ कौन सी चीज एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है? सबमिट ए बिजनेस डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है? नहीं है, तो यही पूछ रहा है, टिक कर दे फौरन। अगले ऑप्शन भी देखें, विड्रॉ ए सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे सूट फाइल हुआ है, उसे विड्रॉ नहीं कर सकता ये भी, तो ये भी ठीक ऑप्शन बन गई हमारी। तो ए को कर दें या बी को कर दें? दोनों को नहीं कर। सी, ओपन ए बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म का मतलब क्या है कि फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम से, लेकिन सिग्नेटरी खुद होगा, ये भी नहीं कर सकता। तो फिर इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही काम नहीं कर सकता। फर्स्ट की करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। क्लियर? नेक्स्ट, a firm is liable to make good the loss of third party if one of the partners acting within his apparent authority misapplies the money or property received from a third party। अगर कोई पार्टनर थर्ड पार्टी से पैसे वसूल किए, उनको मिस अप्लाई करता है, मिस अप्रोप्रिएट करता है, क्या वो कंपनसेट करे? फर्म कंपनसेट करेगी? बी, वन ऑफ द पार्टनर्स मिसअप्लाइज द मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी बाय द फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस व्हाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म। ऑलरेडी फर्म डायरेक्ट खुद नहीं लिया, ऑलरेडी फर्म के पास है, गले से निकाल ले कस्टडी से, तो फर्म लॉस कर लायबल है। शाबाश। सी, बाय द रॉन्गफुल एक्ट और मिशन ऑफ ए पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म लॉस और इंजरी इज कॉज्ड टू एनी थर्ड पार्टी। अगर पार्टनर के किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचे, फर्म कंपनसेट करेगी। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट, सी, Ahmad and Faraz are partners
in cloth trading business. In the presence of Faraz, his friend Ghalib boasted that he is also a partner in the business. गालिब ने कहा इमाद और फराज के साथ मैं भी पार्टनर हूं. In front of Harun, Harun के सामने. Customer. Harun gave this information to Ismail, and on this belief, Ismail supplied cloth on credit to the firm. Can Ismail make Ghalib liable for the unpaid amount in this transaction? नहीं, उसने गालिब ने इस्माइल को थोड़े ही स्टेटमेंट दी थी, उसने तो हारून को स्टेटमेंट दी थी. हाँ, डायरेक्टली भी काम करती है, इनडायरेक्टली भी काम करती है, इसलिए बिल्कुल गालिब को इस्माइल गालिब को लायबल करार दे सकता है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? यस. तो नो वरी, दोनों ऑप्शंस एक्सक्लूड हो गई. यस में एक कह रहा है एज इस्माइल गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन फेथ ऑफ गालिब रिप्रेजेंटेशन, दूसरा कह रहा है यस एज गालिब डिड इट इंटेंशनली टू डिसीव अदर. बी वाला ठीक है, गालिब की फेथ, क्योंकि ये उसकी कंडीशंस में है ना. फोर्थ, हामिद एंड इस्माइल आर पार्टनर्स. हामिद एंड इस्माइल आर पार्टनर्स एंड वर्क एज लीगल एडवाइजर्स. वकील हैं दोनों. जहांगीर, एन ओल्ड क्लाइंट ऑफ देयर्स, gave a sum of money to Hamid while he was in firm's premises for investment in some good security. वकील थे और उन्हें पैसे दिए. किस लिए पैसे दिए? फॉर इन्वेस्टमेंट इन गुड सिक्योरिटी. गुड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए. तो फिर क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि विच हामिद मिस एप्रोप्रिएटेड विदाउट नॉलेज ऑफ इस्माइल. जो हामिद ने गबन कर लिया इस्माइल को बताए बगैर. जहांगीर फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर रिकवरी ऑफ हिज मनी. जहांगीर ने फर्म के खिलाफ केस फाइल किया, पैसे निकालो, मैंने तो गुड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे, तुम लोगों का पार्टनर लेके भाग गया. तो एक पार्टनर जब फ्रॉड करके भागे, फर्म लायबल होती है. उसने कहा निकालो पैसे. कैन जहांगीर सक्सीड? क्या जहांगीर कामयाब होगा? होगा कामयाब, क्योंकि उसने एक पार्टनर को पैसे दिए थे जो लेके भाग गया. तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है? पैसे किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट इन सम गुड सिक्योरिटी. ये फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये पेरेंट अथॉरिटी में पार्टनर्स की नहीं आता. चूंकि ये फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए फर्म इसको पे करने के लिए लायबल नहीं है. अगर वो किसी केस का एडवांस दिया गया होता और वो पैसे लेके भागता, फिर फर्म लायबल थी. तो क्या हुई करेक्ट ऑप्शन फिर? क्या जहांगीर कामयाब होगा? नो, एज दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लीगल एडवाइजर्स. यस एज हामिद. अब एक में नो कह रहा है, देखें जरा उसकी साइंस देखें. एक में नो कह रहा है, एक में यस कह रहा है, और फिर ये बोथ कह रहा है. ऐसा कभी हो सकता है? नो. तो ये बोथ वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही फर्क है ना. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी, नो. क्यों? वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं थी. शाबाश. अब चलते हैं नेक्स्ट. कंसेप्ट के ऊपर. 5. सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करो. ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज हेयर बिकम्स ए पार्टनर. पार्टनरशिप तो इसी को ठीक कर रहे हैं. नहीं, ऑल ऑफ द अबव देख लें, नन ऑफ द अबव भी देख लें, यही ठीक है. अच्छा, लेकिन बाकी भी तो समझिए ना क्यों गलत है. हो सकता है एग्जाम में स्टेशन बदल के दे दे. अच्छा, पार्टनर किसी की डेथ से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर नहीं बनते? बनते हैं. अरे यार, हाँ? ऐसे ला बनता है भाईजान. किसी की डेथ से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर नहीं बनते. पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट बनते हैं. किसी लीगल स्टेटस की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से कोई पार्टनर नहीं बनता. तो ये स्टेटमेंट गलत है. बी, माइनर पार्टनर हैज नो राइट टू सी सीक्रेट बुक्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द पार्टनरशिप. करेक्ट है. तो हमने तो फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी थी, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करना. सी, ए पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन. ये भी ठीक है, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है. ए पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. ये पढ़ा हुआ हमने रिस्ट्रिक्शन में. तो ये भी ठीक. तो बी, सी, डी तीनों ठीक है. हम कौन सा ढूंढ रहे हैं? गलत बंदा ढूंढ रहे हैं हम. तो गलत कौन सा? ए, गलत. 6. पार्टनर इज ओनली एन एजेंट ऑफ द फर्म. Only principal to other partners, an agent as well as principal. None of these. नहीं, वो एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है. सी ऑप्शन करेक्ट है. 7.
Mr. X, Mr. Y and Mr. Z are partners in the firm. By an agreement, they decided that no partner would have authority to sell goods of the firm above the value of ₹50,000 without the consent of other partners. Restrictions लगा दी, 50,000 से ऊपर कोई नहीं चीज बेचेगा कंसेंट के बगैर। फिर हुआ क्या? वो हुआ फिर जो किसी ने भी नहीं सोचा था उस वक्त। क्या? Owing to sudden slump in the market, the price crashed. One partner sold all the stock worth ₹500,000 without consulting other partners. प्राइसेस डाउन चली गई, क्रैश होगी मार्केट में, जल्दी जल्दी से सारे का सारा स्टॉक बेच दिया। इज द पार्टनर लायबल फॉर दिस ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट? लायबल है, क्यों नहीं है? ये ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ए, द पार्टनर इज लायबल एज ही इज इन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। बी, द पार्टनर इज लायबल बिकॉज ही इज एक्टिंग विदाउट अ कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। सी, द पार्टनर इज नॉट लायबल एज ही इज एक्टिंग इन ऑर्डर टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस। सी ऑप्शन करेक्ट है, जवाब दो। डी, द पार्टनर इज नॉट लायबल एज ही हैज एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी टू डू सो। नो नो नो, उसको तो मना किया गया कि उसने काम नहीं करना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी आई? सी। 8, फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली भी ठीक है, सेवरली भी ठीक है, लेकिन जॉइंटली एंड सेवरली मोस्ट अप्रोप्रिएट है। 8 की करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? बी। 9, ए माइनर कैन बी ए पार्टनर इन द फर्म। शुरू से पढ़ते आए, वो पार्टनर नहीं हो सकता लेकिन एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता। बी, कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल व्हेन ही इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। लफ्ज एडमिटेड इन पार्टनरशिप का मतलब क्या है? एज पार्टनर है कि इनटू बेनिफिट्स? कि इससे कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा। एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप से कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा। एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप से कुछ भी कंफर्म। एडमिटेड, ये इससे मुराद एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप भी हो सकती है और एडमिटेड एज पार्टनर भी हो सकता है। कैन बी, क्या वो पर्सनली लायबल हो सकता है पार्टनर? माइनर नहीं हो सकता, ये भी गलत है। कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये भी गलत है, क्योंकि वो एडमिट हो सकता है सब पार्टनर के कंसेंट के बाद। डी, कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये ठीक है, सारे पार्टनर के कंसेंट से वो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। 10, a minor admitted to the benefits of the firm towards third party, he is personally liable? No, minor liable. He is liable for half of the loss. He is liable only up to his share in the firm. Yes. He has no liability at all. गलत, उसका शेयर कम से कम लायबल है, उसका शेयर जो उसने फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है वो लायबल। 10 का सी ऑप्शन कर। 11, Mr. A, Mr. B and Mr. C are partners in an installment sale business. Mr. A asked one of the customer to deposit a security worth ₹100,000 in order to purchase goods on installments. Advance 1 लाख लिया। Subsequently, Mr. A misappropriated the security and absconded. उसने फ्रॉड किया और गायब हो गया, भाग गया कस्टमर से पैसे लेके। Who will be liable to customer for such loss? नहीं होगी, कोई फर्म नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले वकील वाली केस स्टडी में तो आपने कहा था कि ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं थी, ये ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला है? क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर से एडवांस वसूल कर सकता है, कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर से एडवांस वसूल कर, तो ये ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। अब कस्टमर को कौन लायबल होगा? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी? नहीं, मिस्टर सी भी तो लायबल होगा। ए और बी लायबल हैं, लेकिन सी भी तो लायबल होगा, इसलिए हम इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, करेक्ट कह सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। बी, नो वन इज लायबल टू कंपनसेट द लॉस, मैं लायबल, क्योंकि ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन ना होती तो फिर हम कहते हैं कि कोई लायबल नहीं। सी, मिस्टर ए इज लायबल ओनली टू कंपनसेट द, सिर्फ मिस्टर ए लायबल है। ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू कंपनसेट द लॉस, सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी है कि लॉस को कंपनसेट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी आई? डी। क्लियर? 12, रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स बाय पार्टनरशिप डीड इज बाइंडिंग ऑन थर्ड पार्टी। अगर पार्टनरशिप डीड पे कोई पार्टनर पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हो, वो थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग होती हैं। कब? व्हेन सच रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड सच रिस्ट्रिक्शन आर वैलिड, ये रिस्ट्रिक्शंस वैलिड हो, सही होने के बावजूद भी, लीगल होने के बावजूद भी ये बाइंडिंग नहीं होंगी। कब बाइंडिंग होती है? जब थर्ड पार्टी को इनका नॉलेज होता है। तो ए गलत। बी, आर अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट,
नहीं, पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक भी हो तो फिर भी बाइंडिंग थर्ड पार्टी पे नहीं होगी। थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग कब होगी? जब थर्ड पार्टी के नॉलेज में होगी। सी, सच रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये भी गलत। डी, सच रिस्ट्रिक्शंस आर इन द नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी, ये ऑप्शन ठीक है 12 की डी, कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप एग्री करते हैं थर्ड पार्टी के नॉलेज में होंगी तो वो थर्ड पार्टी पे एप्लीकेबल होगी, वरना अगर थर्ड पार्टी की नॉलेज में नहीं है और थर्ड पार्टी उस पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर लेती है तो वो एग्रीमेंट बाइंडिंग है, फर्म पे फर्म लायबल है, उसे पूरा करेगी। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए, अच्छा ये नेक्स्ट केस स्टडी जरा ध्यान से। मिस्टर ए टेल्स मिस्टर बी सप्लायर विद इन द हियरिंग ऑफ मिस्टर सी दैट ही यानी मिस्टर ए इज ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म ऑफ मिस्टर सी। मिस्टर ए ने बी को कहा कि मैं सी की फर्म में पार्टनर हूं। सी सुन रहा था, सी सुन रहा था। सी क्या सुन रहा था? कि ए बी से कह रहा है कि मैं सी की फर्म में पार्टनर हूं। सी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए। सी ने इतराज नहीं किया। इसका मतलब ये ए क्या बन गया? होल्डिंग आउट पार्टनर। मिस्टर बी सप्लाइज सर्टेन गुड्स टू मिस्टर ए हु प्रिटेंड्स टू एक्ट एज पार्टनर विद मिस्टर सी। स्टेट द लीगल पोजीशन। मिस्टर बी ने चीजें मिस्टर ए को सप्लाई कर दी जो कि अपने आप को पार्टनर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। मिस्टर सी विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू पे द प्राइस। मिस्टर सी लायबल है, ये गलत है। मिस्टर ए विल बी हेल्ड लायबल पर्सनली टू पे द प्राइस। मिस्टर ए पर्सनली लायबल होगा प्राइस पे करने के लिए। ऐसे होगा क्या? मिस्टर ए पर्सनली लायबल होगा क्या? मिस्टर नहीं, मिस्टर ए तो लायबल है ही है, ये भी आधी स्टेटमेंट है, लेकिन साथ मिस्टर बी कैन नॉट क्लेम द प्राइस फ्रॉम मिस्टर सी। गलत। मिस्टर सी विल बी लायबल टू पे द प्राइस। मिस्टर सी प्राइस को पे करने के लिए लायबल है। ठीक है, तो इसमें बी और डी दोनों करेक्ट है, क्योंकि मिस्टर ए जो चीजें लेके गया ये भी तो लायबल है, ये भी लायबल है, लेकिन मिस्टर सी भी लायबल है क्योंकि वो उसका पार्टनर के तौर पर ट्रीट होगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन इसमें जो ज्यादा बेहतर लग रही है कौन सी ऑप्शन लग रही है? कितने स्टूडेंट्स को बी की ऑप्शन लग रही है? हाथ उठाइए जरा। बी की ऑप्शन कितना को? डी। डी डी ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रही है। शाबाश, डी। तो ठीक है, हम डी कर लेते हैं। ए तो हरगिज नहीं हो सकती। मिस्टर कह रहा है मिस्टर सी विल नॉट बी हेल्ड लायबल। नहीं, मिस्टर सी विल बी हेल्ड लायबल। हाँ, ए लायबल, इसलिए हमने कहा बी भी ठीक है। ए भी लायबल होगा, सी भी होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट ए कैसे बनता है? हाँ, बी वाला ना। ठीक है, मैं भी बी कह रहा हूं। ए और सी तो किसी जरूरत नहीं हो सकता, बी और डी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है मेरी असेसमेंट के मुताबिक। दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, आंसर ठीक होगा। तो सी भी पर्सनली लायबल है। पार्टनर तो सारे पर्सनली लायबल होते हैं। पार्टनर सारे पर्सनली लायबल। जब उसने कह दिया कि ये मेरा पार्टनर की तरह है तो उस पर पार्टनरशिप की प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगी। 14 ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 months वेदर ही शैल कंटिन्यू इन द फर्म ऑफ लीव इट। सही कह रहा है। Where such minor elects to become a partner, he will be personally liable from the date when he attained majority, from the date when he gives public notice, since the date of admission to the benefits. C option correct. D after the lapse of 6 months. 6 months कब? C since the date of admission to the benefits of fund. C option correct है. Under the implied authority द पार्टनर में नॉट। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में पार्टनर कौन सा काम नहीं कर सकता? रिस्ट्रिक्शन है। एम्प्लॉय सर्वेंट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म कर सकता है, ये शामिल है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये भी शामिल। बाय मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये भी कर सकता। ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? डी ऑप्शन। चलिए, कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट पार्टनरशिप। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो स्टार्ट करें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फ्रेश माइंड तो अभी भी फ्रेश ही। अभी कौन सा हमने एक्सरसाइज की है?
जी। अच्छा, पूरे चैप्टर देखिए, चैप्टर 11 टाइम है हमारे पास, चैप्टर 11, 12, 13 तीनों चैप्टर में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम पूछना चाहते हो पूछ ले। जी, क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो ये नहीं कह रहा क्वेश्चन 3 में, एमसीक्यू नंबर 3 में वो ये नहीं कह रहा कि इस्माइल क्रेडिट दे सकता है, बल्कि ये कह रहा है यस इस्माइल गेव क्रेडिट, इस्माइल ने क्रेडिट दे दिया था, गेव क्रेडिट इसलिए कि इस्माइल ने क्रेडिट दिया था रिप्रेजेंटेशन की बेस पे। जब कोई बंदा किसी को कहे कि ये पार्टनर है, असल में पार्टनर ना, और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई लोन दे दे, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, तो फिर वो होल्डिंग आउट पार्टनर ट्रेड होगा, फिर होल्डिंग आउट पार्टनर ट्रेड होगा। और कोई क्वेश्चन? जी रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है कि इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द, तो माइनर के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन होगी और रेगुलेशन ऑफ फॉर्म पर। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट की, रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है कि कैन नॉट इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि वो बिजनेस के कंडक्ट में इंटरफेयर, माइनर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन माइनर भी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। असल में जब उसने यहाँ पे लिखा हुआ ना माइनर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पार्टनर, तो इसका मतलब है उसके पास पार्टनर वाले राइट्स नहीं होंगे। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वाला भी सूफा डिसोल्यूशन कर सकता है। ये जो रिस्ट्रिक्शन में सेकंड पॉइंट है ना, ही कैन नॉट फाइल, ये आधा पॉइंट पढ़े तो यही लगता है कि वो फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता अनलेस ये डिसएसोसिएट, डिस्कनेक्ट। अगर माइनर याद रखे, माइनर अपने आप को फर्म से डिस्कनेक्ट करवा ले, करना चाहे, तो उस वक्त वो अपने शेयर की रिकवरी के लिए सू कर सकता है, और जब शेयर रिकवर करेगा जाहिर है वो पार्टनरशिप से लैदा हो जाएगा, तो एक तरह से पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी क्योंकि अब नया एग्रीमेंट वगैरह होगा। क्या ट्रांसफर भी नहीं कर सकता? ट्रांसफर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता ना। ट्रांसफर तो याद रखे, ट्रांसफर अपना शेयर हासिल करने के लिए क्या केस फाइल कर सकता है? पार्टनरशिप के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, लेकिन माइनर कर सकता है, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता है। बिल्कुल। और की क्वेश्चन? जी जी आपने कहा था कि ए बी सी पार्टनर है और सी डी को सी इनके सामने नहीं कहता, लेकिन सी डी को कहता है कि मैं इनका पार्टनर हूँ, इनके सामने नहीं कहता। आपने कहा था कि ये, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें एबीसी की फर्म है, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी फर्म है। डी ने ई से कहा कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। डी ने सी से क्या कहा? मैं एबीसी की फर्म में पार्टनर हूं। एबीसी का कोई भी नुमाइंदा पार्टनर मौजूद नहीं था उस वक्त, उसके सामने ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। क्या ये होल्डिंग आउट पार्टनर बन गया? डी नहीं बना। कम से कम एक पार्टनर का मौजूद होना जरूरी है, ठीक है? हाँ, और वो साइलेंट रहा हो तो उस सूरत में होल्डिंग पार्टनर बन जाएगा डी। लेकिन अगर कोई भी पार्टनर मौजूद नहीं है हेयरिंग में, वहां पे या पार्टनर मौजूद है लेकिन वो कहता है कि नहीं ये हमारा पार्टनर नहीं है, उस सूरत में होल्डिंग आउट पार्टनर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। नहीं, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसी बंदे ने डी को लोन दिया, लेकिन ए बी सी लायबल नहीं होंगे। हाँ, डी ई को पर्सनली लायबल है, बिल्कुल, फर्म लायबल नहीं है। वो तो वैसे ही लायबल होगा जैसे आम कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज में कोई लायबल होता है। इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ई ने दे दिया लोन फर्म को, इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ई ने फर्म को लोन दे दिया, स्टिल फर्म ही लायबल है, डी लायबल होगा ना, क्योंकि डी ने खुद तो कहा है। अगर इस सिचुएशन में फर्म को लोन दिया जाए तो उस सूरत में डी लायबल किया जा सकता है, होल्डिंग आउट पार्टनर हो सकता है, सही कह रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर आज का लेक्चर छोटा लेक्चर है, चले कोई नहीं, फिर किसी और लेक्चर में कैसा बोले। कल लेक्चर होगा, बिल्कुल होगा, कल लेक्चर होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट